गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि कल वाले वीडियो के अंदर हमने बात की थी कैंसर का उपचार, कैंसर के कारण और कैंसर का निदान। ठीक है, आज हम अब 2 नंबर रोग की बात करेंगे। 2 नंबर जो रोग है उसकी बात है करने वाले हैं असंक्रामक रोग में, वो है एलर्जी। कौन सा है? एलर्जी। इसको इंग्लिश में भी एलर्जी ही बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एलर्जी ही बोला जाता है। देखिए प्यारे बच्चों, एलर्जी की बात करते हैं तो ये सबसे पहले तो ये कैसे उत्पन्न होती है, शरीर के अंदर ये किस प्रकार से जो है वो उत्पन्न होती है। तो जो स्योंजी ऊतक में उपस्थित मास्ट कोशिकाएं, हमारे शरीर के अंदर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। कौन से ऊतक? स्योंजी ऊतक। और इन स्योंजी ऊतक में मास्ट सेल उपस्थित रहते हैं। कौन सी सेल? मास्ट सेल। इन मास्ट सेल से हिस्टामिन और जो सीरोटोनिन है, सीरोटोनिन उत्पन्न होता है। हिस्टामिन और सीरोटोनिन उत्पन्न होता है, जिसके कारण क्या है? एलर्जी उत्पन्न होती है। जिसके कारण क्या उत्पन्न होती है? एलर्जी उत्पन्न जो है वो होती है। ओके, अब अगर बात करें तो वर्तमान में जो एलर्जी रोग जो है वो सामान्य हो गया है। एलर्जी रोग जो है वो क्या हो गया है? सामान्य हो गया है। इस रोग में भाई ये रोग होगा कैसे शरीर में? तो ये कुछ रासायनिक एवं भौतिक कारकों के प्रति अति संवेदनशीलता के कारण होता है। जैसे हम बात करते हैं कुछ खाद्य पदार्थ, जैसे आपको मेरे गले से भी आवाज थोड़ी अलग और दिन से आपको अलग लग रही होगी, वो एलर्जी का ही कारण है। ये खाद्य पदार्थों से हो सकती है, दवाइयों से हो सकती है, धूल से हो सकती है, पुष्प सुगंध से हो सकती है। ठीक है, ये परागकण से हो सकती है, ये किसी प्रकार अन्य रसायन से हो सकती है। इसके अलावा ये सूर्य के प्रकाश से हो सकती है। किससे हो सकती है? सूर्य के प्रकाश से हो सकती है। विशेष प्रकार के कपड़े से हो सकती है। सर्दी गर्मी आदि शरीर में संवेदनशीलता जो है वो उत्पन्न करते हैं, और जिनके कारण क्या है? ये एलर्जी उत्पन्न होती है। ठीक है, तो ऐसे कारणों को एलर्जन तथा इसे उत्पन्न करने वाले कारकों को एलर्जी कहा जाता है। ये सब क्या है? एलर्जन का कार्य करते हैं। किसका? एलर्जन का कार्य जो है वो करते हैं, और इस स्थिति को ही क्या बोला जाता है? एलर्जी कहा जाता है। एलर्जन के प्रति बनने वाली जो एंटीबॉडी है, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट बात है। एलर्जी जो है इसके प्रति बनने वाली जो एंटीबॉडी है, बनने वाली क्या है? जो एंटीबॉडी है ना, वो होती है IgE, इम्यूनोग्लोबिन अपसाइलन, IgE होती है। एलर्जी के लक्षणों में बहती नाक। भाई अगर हम लक्षणों की बात करें, करेक्टर्स की बात करें कि कौन सी कंडीशन एलर्जी के अंदर हो सकती है, तो बहती नाक है। ठीक है, ज्यादातर इसकी समस्या बहुत ज्यादा रहती है। इसके अलावा छींकना है। ठीक है, छींकने के अलावा अगर हम बात करें तो सांस लेने में कठिनाई है। तो इस प्रकार ये रोग क्या है? सामान्यतः उन लोगों में अधिक होता है जिनमें प्रतिरक्षा की क्षमता जब क्या होती है? कम होती है। ज्यादातर ये किसमें होता है? जिनमें प्रतिरक्षा की क्या है? कम होती है। प्रतिरक्षा की जो क्षमता है वो क्या होती है? कम होती है। और ये रंग जो है वो वंशागत भी हो सकता है, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भी गमन कर सकता है, और इसका कोई भी इलाज नहीं है। इसका इलाज क्या है? बचाव ही इलाज है। इन कारकों से अगर हम बचते हैं तो इलाज जो है वो हो जाएगा, वरना इलाज नहीं होगा। तो ये था एलर्जी रोग। अब हम बात करते हैं श्वास या दमा की। किसकी बात करते हैं? अगला रोग जो है श्वास या दमा। श्वास या दमा। देखिए प्यारे बच्चों, श्वास या दमा की बात करते हैं तो इसे इंग्लिश में आप अस्थमा भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? अस्थमा भी बोल सकते हो। अस्थमा। देखिए प्यारे बच्चों, अस्थमा की बात करते हैं तो ये जो रोग है इसके अंदर होता क्या है? इसके अंदर जो फुफ्फुसीय
हमारे सिरे होते हैं वो अवरोध हो जाते हैं, और उन फुफ्फुसीय अवरोधों से संबंधित जो ये एक रोग है, किससे संबंधित, जो फुफ्फुसीय अवरोधी रोग है। क्या है, दमा एक फुफ्फुसीय अवरोधी रोग है। ये रोग जो है वो श्वास ब्रोंकियोल्स के संकुचन के कारण उत्पन्न होता है। किसके कारण उत्पन्न होता है, श्वास जो ब्रोंकियल होते हैं, नलिकाएं, ब्रोंकियोल के संकुचन के कारण उत्पन्न होता है। किसके कारण, संकुचन के कारण क्या होता है, उत्पन्न होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इस रोग में होता क्या है। इसमें सीधी सी बात है, श्वास लेने में दिक्कत आती है, या श्वसन की क्रिया में क्या होती है, कठिनाई होती है। कौन सी क्रिया में, श्वसन की क्रिया में क्या होती है, कठिनाई होती है। सबसे बड़ी बात यही है। श्वास के कारण कष्ट, श्वास नली, खांसी होना शुरू हो जाती है। 30 वर्ष से कम व्यक्तियों को श्वास एलर्जी अति शुष्कता के कारण होती है, और अधिकतर पौधों के परागण द्वारा उत्पन्न होती है। किसके द्वारा, पौधों के पराग जो कण होते हैं उनके द्वारा होती है। अधिक आयु के व्यक्तियों में श्वास वायु में उपस्थित नॉन एलर्जी उत्तेजक भी हैं, जैसे धूल, धुएं आदि के कारण भी ये होती है। अब इस रोग के लक्षण की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, इस रोग के लक्षणों की बात कर लेते हैं। रोग के लक्षण, देखिए बच्चों, लक्षणों की बात करते हैं तो रोगी की त्वचा पर लाल चकत्ते बन जाते हैं। कैसे, लाल चकत्ते बन जाते हैं। कैसे चकत्ते बन जाते हैं, जो त्वचा या शरीर होता है उसके ऊपर लाल चकत्ते बन जाते हैं। दूसरी कंडीशन में अगर हम बात करें तो रोगी को श्वास लेने में कठिनाई होती है। क्या लेने में, श्वास लेने में कठिनाई होती है। तीसरी कंडीशन अगर बात करें तो त्वचा पर खुजली होने लगती है। त्वचा पर क्या होने लगती है, खुजली होने लगती है। 4 नंबर अगर बात करें तो रोगी को जुकाम हो जाता है। रोगी को क्या हो जाता है, जुकाम हो जाता है। ठीक है, तथा उसे बार बार क्या आती हैं, छींकें भी आती हैं। बार बार क्या आती हैं, छींकें आने लगती हैं। तो ये इसके कुछ लक्षण थे। बचाव की अगर हम लोग बात करें कि इसका बचाव क्या होगा, बचाव की अगर बात करें तो व्यक्तियों को उन वस्तुओं से दूर रहना चाहिए जो क्या है, एलर्जी उत्पन्न करती है। भी एलर्जी उत्पन्न करने वाली वस्तुएं, उत्पन्न करने वाली वस्तुओं से दूर रहना चाहिए। वस्तुओं से क्या रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए। इसके अलावा इसके इलाज की अगर बात करें तो एलर्जी के इलाज से पहले निर्धारित करना आवश्यक होता है कि किन किन पदार्थों में ऐसा होता है, जैसे प्रतिस्टेमिन, एड्रेनलिन, व जो स्टेरॉइड के उपयोग से इन एलर्जी कारणों को क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। किस किस के कारण, प्रतिस्टेमिन, स्टेमिन तो एलर्जी फैलाते हैं, जबकि प्रतिस्टेमिन क्या है, इसको खत्म करते हैं। इसके अलावा एड्रेनलिन, ठीक है, इसके अलावा स्टेरॉइड, ठीक है, इनसे क्या है, एलर्जी कारकों को, एलर्जी को क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, कम जो है वो किया जा सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें आगे वाले रोग की तो वो है अति रक्तदाब। क्या होता है, अति रक्तदाब। देख लो, एक रोग और बात कर लेते हैं, 4 नंबर, फिर कल आपका ये चैप्टर जो है वो पूरा हो जाएगा। अति रक्तदाब, अति रक्तदाब। प्यारे बच्चों, अति रक्तदाब की बात करते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं हाइपरटेंशन। क्या बोलते हैं, हाइपर टेंशन, हाइपरटेंशन। ओके, देखिए, मानव की धमनियों में रक्त जो है वो विशेष दाब पर बहता है। आपने भी बीपी पढ़ी होगी, ब्लड प्रेशर, ठीक है ना, बीपी पढ़ी होगी, ब्लड प्रेशर, ठीक है। एक तो होती है लो बीपी, एक होती है हाई बीपी। लो बीपी के अंदर दाब कम पड़ेगा, जो धमनियां हैं, धमनियों पर,
दाब कम, और हाई बीपी में दाब अधिक पड़ेगा। ठीक है, तो रक्त जो है वो दाब डालता रहता है धमनियों पर, परंतु विशेष कारणों से धमनी दाब में वृद्धि हो जाती है। इस समय हृदय में प्रकुंचन दाब 120 mmHg व अनुशीतलन दाब 80 mmHg से अधिक हो जाता है। देखिए, ये एक प्रकार का हाई बीपी भी बोल सकते हो इस हाइपरटेंशन को। क्या? हाई बीपी। ठीक है, तो एक स्वस्थ व्यक्ति की अगर बात करें, स्वस्थ व्यक्ति की बात करते हैं तो उसका रक्तदाब भी, जिसे किसे मापा जाता है? रक्तदाब मापी या स्पाइगनोमैनोमीटर किसे मापा जाता है? स्पाइगनोमैनोमीटर। ठीक है, स्वस्थ व्यक्ति का रुधिर दाब जो है वो होता है 120/80 mmHg। 120 और 80 संकुचन और अनुशीतलन दाब, मिलीमीटर, Hg का मतलब पारा पर। किस पर? पारा पर ये होता है। इसे जब अधिक हो जाएगा तब उसे हम अति रक्तदाब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अति रक्तदाब। इस तरह से इस रोग में हद निकास में वृद्धि हो जाती है। भाई, हृदय के जो निकास है उसमें क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, और अधिक दाब अधिक समय तक बना रहे तो जो है विभिन्न कंडीशन आ सकती हैं। भाई, अगर हाई बीपी लंबे समय तक बनी रही या हाइपरटेंशन अगर लंबे समय तक बना रहा तो 3 कंडीशन हो सकती हैं। एक तो हृदयपात। क्या हो सकता है? हृदयपात। क्या हो सकता है? हृदयपात, जिसे हार्ट फेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हार्ट फेल। ठीक है, दूसरा हो सकता है मस्तिष्क आघात, ब्रेन स्ट्रोक। मस्तिष्क आघात। क्या हो सकता है? मस्तिष्क आघात। तीसरा जो है वो हो सकता है वृक्क क्षति, अर्थात किडनी डैमेज्ड। 3 काम अति हाइपरटेंशन लंबे समय तक रहने पर हो सकता है। हार्ट अटैक हो सकता है, मस्तिष्क स्ट्रोक हो सकता है और किडनी फेल हो सकती है। तो ये 3 कारण है, इसलिए अति जो रक्तदाब है इसे हमें बचना चाहिए। बचने के लिए हमें विभिन्न प्रकार के नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए, टेंशन में नहीं रहना चाहिए, किसी प्रकार का हमें बाजार से मिलने वाला भोजन का उपयोग भी नहीं करना चाहिए। तो ये सब क्या है? इनसे बचा जा सकता है। अब प्यारे बच्चों, आपके 5वां, 6वां, 7वां और 8वां रोग हो रहा है, 9वां, जिनकी बात हम कल वाले वीडियो के अंदर करेंगे। धन्यवाद।